नमस्कार। अक्सर जब हम बड़े बड़े साम्राज्यों के खत्म होने की कहानी सुनते हैं तो जहन में यही आता है कि कोई बाहरी हमला हुआ होगा। लेकिन क्या हो अगर एक मजबूत राजवंश अंदर से ही कमजोर पड़ने लगे। आज हम पाल राजवंश की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक राजा के सुनहरे दौर के ठीक बाद एक अजीब से फैसले ने पूरी कहानी ही पलट दी। तो सवाल यही है कि आखिर इतना शक्तिशाली राजवंश धीरे धीरे ढलने कैसे लगता है। क्या ये बस एक दिन में हो जाता है या ये छोटे छोटे कई फैसलों का नतीजा होता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हर बड़ी कहानी का एक पीक पॉइंट होता है ना? एक हाई पॉइंट। पाल राजवंश के लिए वो पीक था एक नाम, देवपाल। एक ऐसा राजा जिसके समय में साम्राज्य ने अपनी बुलंदियों को छुआ। अब हमें ये सब पता कहां से चलता है? इन जैसे पुराने शिलालेखों और रिकॉर्ड से। ये रिकॉर्ड बताता है कि देवपाल ने 810 से 850 ईस्वी तक, यानी पूरे 40 साल राज किया। सोचिए, 40 साल, इतना लंबा शासन अपने आप में उनकी ताकत और स्थिरता का सबसे बड़ा सबूत है। तो देवपाल को इतना शक्तिशाली क्यों कहा जाता है? पहली बात तो यह कि उन्हें पाल वंश का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बौद्ध धर्म के भी बहुत बड़े संरक्षक थे और उन्होंने मगध में ढेरों मंदिर और मठ बनवाए। एकदम आदर्श राजा वाली छवि है ना? लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। देवपाल के इस शानदार दौर के बाद इस वंश की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। देवपाल के बाद गद्दी पर बैठे उनके भतीजे विग्रहपाल। लेकिन यहां पर कहानी अजीब हो जाती है। सिर्फ 3-4 साल राज करने के बाद उन्होंने वो किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने आने वाले समय के लिए सब कुछ बदल दिया। इस टाइमलाइन को देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देवपाल के साथ 40 साल का एकदम स्थिर राज, फिर अचानक एक छोटा अनिश्चित सा दौर, और उसके ठीक बाद शुरू होता है नारायणपाल का लंबा लेकिन परेशानियों भरा शासन, जो एक तरह से इस वंश के पतन का शुरुआती बिंदु बन गया। यहां साफ दिखता है कि कैसे स्थिरता अचानक गायब हो गई। तो चलिए अब नारायणपाल के दौर की बात करते हैं। एक ऐसा दौर जो देवपाल के राज से बिल्कुल उल्टा था। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड साफ साफ कहते हैं कि विग्रहपाल के बेटे नारायणपाल एक कमजोर शासक साबित हुए। कितनी सीधी और कह सकते हैं कठोर बात है ये। ये सिर्फ 2 राजाओं का फर्क नहीं है, ये एक पूरे साम्राज्य के चरित्र का बदलना है। एक तरफ देवपाल, शक्ति और विस्तार का प्रतीक, और दूसरी तरफ नारायणपाल, जिसके आते ही वंश का नीचे जाना शुरू हो गया। जरा सोचिए, बस एक पीढ़ी में ही साम्राज्य की किस्मत कैसे पलट गई। लेकिन ठहरिए, नारायणपाल की कहानी में एक और एंगल है जो इस एक नंबर में छिपा है, 1000। और बस यहीं आके कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है। जिसे इतिहास कमजोर कह रहा है, उसी राजा ने भगवान शिव के सम्मान में 1000, जी हां 1000 मंदिर बनवाए। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या कमजोर का मतलब सैन्य रूप से कमजोर था, लेकिन वो धार्मिक रूप से बहुत समर्पित थे? हो सकता है उनका पूरा ध्यान मंदिर बनवाने पर था और इस चक्कर में राज्य की सैन्य और प्रशासनिक शक्ति पर ध्यान नहीं गया। यहीं पर एक राजा की विरासत थोड़ी पेचीदा हो जाती है। खैर, नारायणपाल की विरासत जो भी हो, नतीजा एकदम साफ था, पतन रुका नहीं। भागलपुर शिलालेख जैसे रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने धार्मिक दान दिए, आगे काम किया, लेकिन उनके बाद तो जैसे कमजोर राजाओं की लाइन ही लग गई। राजपाल, भोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय, इस वंश ने फिर कभी देवपाल वाले दौर की ऊंचाइयों को नहीं छुआ। तो ये सारी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर किसी भी वंश की, किसी भी राजवंश की विरासत बनती कैसे है? क्या एक राजवंश को उसके सबसे ताकतवर राजा से याद रखा जाता है या उसके सबसे कमजोर राजा से? पाल राजवंश की कहानी हमें यही सिखाती है कि शिखर पे पहुंचना एक बात है, लेकिन वहां टिके रहना बिल्कुल दूसरी। ये सोचने लायक बात है ना?